तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गई है। जिंदगी में हर एक इंसान की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, पर लेकिन वो इंसान उन दिक्कतों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है। आप लोग सोचिए, कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती से अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी तरीके से। क्या कोई उसको सोसाइटी में याद रखेगा कि हाँ उसने कुछ भी नहीं किया है, बस अपनी जिंदगी जी रहा है, सुबह को उठता है, अपना खाता है, पीता है, नहाता है, सो जाता है, फिर सुबह को उठता है, जिंदगी चल रही है अपना एक ठीक सी एक नॉर्मल तरीके की, जो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है ना, उसमें मतलब आप लोग देखते हैं कि 130 करोड़ के करीब आदमी है, और भी ज्यादा, बल्कि 130 बोल रहे हैं, 140 करोड़ के आदमी करीब आदमी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट नंबर अगर बोलो, लगभग 138 करोड़ के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतने लोगों के अंदर में क्या पता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान मेरे जैसे या फिर कोई आपके जैसे इस दुनिया में कहीं पर बैठा हुआ है। अगर आप लोग कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो कोई आप लोग को याद नहीं करने वाला है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि किसी के सर में जाकर मैं एक तरीके से डंडा मारना स्टार्ट कर दो, या फिर कहीं पर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दो। जिस भी एरिया से आप लोग कनेक्टेड है, उसी एरिया में कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करो जो कि आप लोगों की लाइफ तो सवारे ही सवारे, उससे दूसरों की लाइफ में भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो उसे कहते हैं बेसिकली जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेके चलना। तो अगर ऐसा काम आप लोग करोगे तो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो तभी उन प्रॉब्लम दिक्कतों के साथ में आप लोग लड़ोगे, और लड़ोगे तो उनसे आगे बढ़ोगे। तो इसी तरीके की जिंदगी होती है जब इंसान सही डायरेक्शन में लेकर चलता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। और यार, आप लोगों ने कभी देखा कि दिन में आप लोगों को सितारे दिख गए हों? हमेशा सितारे तब दिखेंगे जब जिंदगी में अंधेरा होगा। तो ये बड़ी ही एक प्यारी बात लगी मुझे कि जब जब आप लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तब तब आप लोगों की जिंदगी के सितारे चमकेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आप लोगों की जिंदगी हमेशा एक दिक्कत में पड़कर आगे बढ़ती है। तो जिस इंसान ने ये बातें समझ ली, वो इंसान जो है हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ करके निकल जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर जिंदगी में दिक्कतें आ रही है ना, तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, और इसलिए आप लोगों को चाहता है एक अच्छा रोल दिया जाए। जिंदगी में जब अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आएंगी, तभी आप लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। वरना अगर जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, तो जितना मिला है अब तक उतना ही मिलेगा। अगर उसी में सेटिस्फाई और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, तो फिर कोई बोलने वाली बात ही नहीं, तो फिर तो एंजॉय करते रहो। और अगर लग रहा है कि नहीं यार, जो चल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो फिर उसका अच्छे के लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो अपनी जिंदगी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग के थोड़े बहुत, मैंने जितना टाइम मिला मुझे, एक दो बच्चों के मतलब मेल मैंने देखे। अभी आप लोग के बहुत दिनों से आप लोग देख रहे कि लगभग 4-5 दिनों से आप लोग के मेल के भी रिप्लाई नहीं आ रहे, मतलब सारी चीजें अभी ठप पड़ी हुई हैं थोड़ी सी। तो कुछ टाइम है, बस थोड़ा सा आप लोग उसको पेशेंस में रखिए, फिर अभी आप लोगों को सारी चीजें पैटर्न में मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ थोड़ा पर्सनल काम है, उसकी वजह से थोड़ा सा यार मुझे मतलब थोड़ा सा एक टाइम थोड़ा सा मुझे चाहिए, जिसकी वजह से चीजें हो रही है। कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद में सारी चीजें आप लोगों को पैटर्न में चलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी बिल्कुल सही तरीके से। आप लोगों की पीडीएफ भी है जो है वो शाम को प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसकी वजह से इशू हो रहा है। बाकी जो भी आप लोगों को जो भी और सारी चीजें चाहिए, सारी कंटिन्यूटी प्रॉपर वे में चलती रहेगी। वीडियो के अंदर बस एक थोड़ा सा क्विज वगैरह नहीं लगा पा रहा हूँ, बाकी तो और चीजें आप लोगों को मिली जा रही है। उसको कल से आप लोगों को क्विज भी मिल जाएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो जिंदगी में आप देखिए चलती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, आगे पीछे जो भी चल रहा है उसको कभी भी अपनी जिंदगी में हावी मत होने दो। जिस दिन वो चीजें जिंदगी में हावी हो गई ना आप लोग की, आप लोग उसी दिन जो है उसके नीचे दबते हुए नजर आएंगे। तो हमेशा दिक्कत के सर पर पैर रखो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट डे है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में। आप लोग बोलोगे सर हिंदी तो इंडिया के अंदर बोली जाती है बस ओनली, ऐसा नहीं है, और भी कई सारे देश है जहां पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदी कम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। वही मुझे जब हिंदी का नाम लेता हूँ ना, तो मुझे मूवी याद आ जाती है। मुझे दीपिका पादुकोण, जो शाहरुख खान की मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। उसमें तूने क्या सोचा हिंदी मुझको आती नहीं, जिन लोगों को तूने हाथ दी है मेरी, वो मेरा अपहरण करके ले जा रही बड़ी प्रॉब्लम में है हम, क्या मदद करोगे तुम। तो वाली बात मुझे याद आ जाती है। तो हिंदी जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो इंडियन ही बस लैंग्वेज है, इवन यूएन के अंदर भी हम लोगों ने हिंदी को आगे लेकर चलने की कोशिश की। बाकी अभी हम लोग चीजें आगे लेकर नहीं चल पाए, तो एक अलग बात है। वरना माना जा रहा था कि यूएन के अंदर भी हिंदी को जो है एक परमानेंट लैंग्वेज के तरीके से यूज किया जाए, जिसे ऑलरेडी 6 लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। जरा लिखे कौन कौन सी है वो 6 लैंग्वेज, अभी 2 दिन पहले आप लोग को बताई थी। भूलना नहीं है, याद रखनी है सारी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इससे बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर सेलिब्रेशन जो किया जाता है यहाँ पर 10 जनवरी को, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेलिब्रेशन किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे का। बेसिक पर्पज इसका यही है कि एक तरीके से जब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर,
तो उसको एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये बेसिकली 2006 में आप लोगों को देखने को मिला, और जब से लेकर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं हर 10 जनवरी को। यानी कि याद आ गया कि 1975 में कुछ हुआ था, तो जब 1975 में कुछ हुआ था तो फिर लगा कि यार इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो फिर उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और अब हम लोग 10 जनवरी को यहाँ पर हर साल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा, ये मैं वर्ल्ड के लेवल पे बात कर रहा हूं। अगर आप लोग अपने देश अपनी कंट्री के अंदर आएंगे, अपने घर आएंगे, तो आप लोगों को लगेगा फिर यहाँ पर क्या घर वापसी आते ही आप लोगों को लगेगा यार एक और डे है। वो कौन सा डे है? वो है नेशनल हिंदी दिवस, यानी कि हमारे देश का अंदर का दिवस जो कि हम लोग अपने आप सेलिब्रेट करते हैं, वो है 14 सितंबर, ठीक है। तो 14 सितंबर मुझे हमेशा याद आता है, आप लोगों को मैंने पहले बताया होगा, एक फ्रेंड था तो बोल रहा है कि यार और कोई डे याद रहे या ना रहे, ये डे मेरे जरूर याद रहता है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। मैंने कहा अच्छा जी चलिए कुछ तो याद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अडॉप्ट किया गया था हिंदी, रिटन एज ए देवनागरी स्क्रिप्ट के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पर तब से लेकर हम लोग हिंदी को एज ए हम अपनी कंट्री में इंडियन में नेशनल हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बोला इसलिए कि खिचड़ी ना बन जाए एग्जाम में, पता चला वहां पर सबसे पहला ऑप्शन पता चला क्या हो गया, वहां पर 14 सितंबर मिलेगा अगर वर्ल्ड हिंदी के बारे में पूछ रहा है, और अगर नेशनल हिंदी के बारे में पूछ रहा है तो पहले ही आप लोग यहाँ पर 10 ये जनवरी मिलेगा लिखा हुआ। तो एग्जामिनर ऐसे तो खेलता है आप लोग की भावनाओं के साथ में। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि या आप लोग अपने भावनाओं के साथ में एग्जामिनर को खिलाना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा, अगर 8वें शेड्यूल के अंदर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, क्या उसमें हिंदी भी है इंक्लूडेड? हालांकि ये पूछने लायक क्वेश्चन है नहीं। चलिए फिर भी कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, होमवर्क के तरीके से ले लेना इसको। हजारों बार पढ़ा चुका हूं ये चीज, आगे रिपीट कर देंगे जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं राइजिंग डे ऑफ आर्मी एयर, जो आर्मी एयर डिफेंस, ठीक है। तो ये जो डे है यहाँ पर ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से ये आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो डे है हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री का जो एयर स्पेस है, तो आर्मी एयर डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, तो उसको कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। कल को कोई हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दे, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दे, तो यहाँ पर अगर बात करें तो उसकी एंट्री किसी के नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन एयर स्पेस एनिमी से कैसे हम लोग को एयरक्राफ्ट से मिसाइल से बचवाना है, स्पेशली बिलो 5000 फीट, तो उसके अंडर यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम जो है अपना एयर स्पेस जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसको यादगार में ये डे सेलिब्रेट कहते हैं। तो 5000 फीट जो है ये लिमिट आप लोग कम से कम याद रखेगा। अगर बात करें आर्मी एयर डिफेंस के बारे में, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे 1939 में बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देखिए आकर बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आप लोग इंटरेस्ट रखते होंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाती हैं। पता नहीं मुझे हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट आने लगा था, इसीलिए कुछ बेसिक मुझे लगता था क्योंकि जब भी कुछ पढ़ने बैठे तो उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री निकल कर आने लगे, ठीक है। तो मुझे लगा इसके बारे में तो पढ़ना चाहिए, तो उन चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करने लगा। टाइम लगा तो उसमें थोड़ा सा और घुसने लगा, तो इससे क्या हुआ चीजें और अंडरस्टैंड एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा देश यहाँ से चीजें हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में देश ऐसे चला, आज की डेट में ऐसे चल रहा है, 1857 में किस तरीके से माहौल बदला था, तो सारी चीजें फिर रिकॉल होने लगती है। तो इससे क्या करोगे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट करने लगते हो। तो इसलिए हिस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर दिखाओ, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आज के दिन में आप लोग उठाकर बैठोगे, यूरोपियन यूनियन कैसे बन गया, G20 कैसे साथ में आ गए, ठीक है, कोई भी अगर आप लोग इंसिडेंट उठा के बैठोगे तो कोई ना कोई हिस्ट्री उसकी देखने को मिलेगी। तो अगर हिस्ट्री आप लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो फिर इन चीजों पर आप लोग कमांड कर पाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, अगर कोई आंसर आप लोग लिखने बैठ रहे हैं ना, तो वहां पर जब आप लोग इंट्रो लिखेंगे तो उसमें हिस्ट्री जो है कई बार काम आ जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से आप लोग उसको यूज भी कर सकते हैं, तो काफी एक अच्छा मिश्रण बन जाता है अगर आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज अच्छी रहती है, और इसी के साथ में अपने देश के बारे में जानने को मिलता है। और क्या चाहिए, इससे अच्छी कोई बात है। तो ये भी एक तरीके से अच्छी चीज हो जाती है। तो जनवरी 1994 से यहाँ पर एक तरीके से ये ऑटोनोमस स्टेटस के तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चला जा रहा है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा तो आइडिया कम से कम रखिएगा, ये नहीं कह रहा कि मैं रट लेना है बिल्कुल, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है देश के अंदर में जो है इलेक्शन का माहौल है, देश इलेक्शन की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मा रही है चीजें। तो जीएस पेपर 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, खासकर जब बात करते हैं हमारी कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो है इसमें दुनिया भर के लोग हैं और सारे लोग जो है जब वोट डालने जाते हैं, तो यहाँ पर ये इतनी कंट्री मतलब इतने लार्ज स्केल पर किसी कंट्री में वोट डालने लोग नहीं जाते जितने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में वोट डाली जाती है, ठीक है।
यूएसए में बात करेंगे तो यूएसए में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर वो भी एक काफी बड़ी डेमोक्रेसी है, पुरानी डेमोक्रेसी बोला जाता है, पर हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम लोग पुरानी डेमोक्रेसी इसलिए नहीं बोलते, हम भी बोल सकते हैं हमारी पुरानी डेमोक्रेसी है। हमारी कंट्री में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि लगभग 2500 साल पुरानी है हमारी डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें हैं, पर लेकिन नॉर्मली हम लोग कब से मानते हैं इसको, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 में जब हम लोगों ने कुछ पार्ट संविधान का ये अडेप्ट किया, और फिर आगे चलकर यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में पूरा संविधान हम लोगों ने अडेप्ट किया। तो उसके बेस पर हमारा देश जो चलता हुआ आ रहा है, तो उसके बेस पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारी कंट्री जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और उसका रीजन कुछ ये भी था क्योंकि उस टाइम पर ही हम लोगों ने अपनी कंट्री के सारे लोगों को, जो भी जिनकी एज जो है 21 साल या फिर उससे ऊपर थी, वोटिंग राइट हम लोगों ने दे दिया था। तो इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का खिताब दिया गया। काफी अच्छे से अलग अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पर ये कवर भी किया गया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिया जाता है जब जब इलेक्शन आते हैं। हमारी कंट्री में जब वोटिंग एज 21 हुआ करती थी, उसके बाद में जब इसको घटाकर 18 कर दिया, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 साल कम कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट और मिल गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर चेंज किया गया था, तो ये एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसको बोलते हैं 61वां संविधान में संशोधन। ठीक है, तो 61वां संविधान में संशोधन किया गया था 1988 के अंदर में। ठीक है, 1988 के अंदर में यहाँ पर ये एक एक्ट लेकर आया गया था। तो 19 इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, जिसके चलते हम लोगों ने जो एज जो थी वो लोअर कर दी थी। यहाँ पर पहले 21 साल हुआ करती थी, अब उसको घटाकर हम लोगों ने 18 साल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि और सारे लोगों को यहाँ पर बेसिकली अधिकार मिल गया कि हाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, और खासकर उस साल में तो जरूर बन जाते हैं जब देश के अंदर इलेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके चलते काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हुई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि और ज्यादा जनता जो है उनको वोट डालने की कैटेगरी में हम लोगों ने डाल दिया कि हाँ आप लोग भी अब जो है वोट डाल सकते हो, अब उनको भी अधिकार मिल गए। तो जब जब इंसान को जब अधिकार मिलता है तो फिर उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीज समझ सकते हैं। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या है, मुद्दा भी पता है कि हमारी कंट्री में भी इलेक्शन होने वाला है 5 राज्य के अंदर में। वो 5 राज्य कौन से, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इसी के साथ में गोवा और मणिपुर। ठीक है, तो ये 5 राज्य जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब वहां पर कैंपेन भी चलाए जाएंगे, वहां पर अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट भी होंगे सारी चीजों के, तो उसमें खर्चा आता है। कोई भी काम अगर आप लोग करना है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट पैसे की पड़ेगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप लोगों को पैसा चाहिएगा। अगर आज के डेट में लेक्चर भी आप लोगों को देखना है तो आप लोगों के पास में मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के अंदर एक सिम होना चाहिए, सिम के अंदर एक रिचार्ज होना चाहिए, और उसके बाद में आप लोगों के पास में टाइम होना चाहिए, जो कि आप लोगों के पास में कभी नहीं रहता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे उस दिन से देख रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छे लेवल पर अपना पैटर्न फॉलो करने लगे हैं, तो इससे अप्रिशिएट करने का मन भी करता है अच्छे से। और मॉर्निंग में उठ रहे हैं, वो तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। मतलब सुबह मैंने देखा 6:30 बजे बहुत सारे बच्चे उठ गए। तो यार ये वास्तव में अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से उठते हो और अपने पैटर्न को फॉलो करते हो। ये सबके बस की बात नहीं होती है यार। आप लोग क्या लगता है, सब उठ जाते हैं आराम से, सब आराम से सारे काम फॉलो कर लेते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया चांद पर बैठी मिलती सारी। ठीक है, कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं ना। तो इसलिए अगर आप लोग ऐसा भी कर पा रहे हो ना, मॉर्निंग में आप लोग मान लीजिए 6 बजे उठ के और 6:30 बजे आप लोग बैठ के अगर वीडियो देख रहे हो और अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो ये समझो कि आप लोग 80 से 90% पॉपुलेशन से आगे निकल चुके हो ऑलरेडी। अपनी पीठ थपथपाने का काम कर दिया आप लोगों ने। समझ रहे हो ये बात? तो इसलिए हमेशा कोशिश करो अपने पैटर्न को फॉलो करो, सही तरीके चीजों को लेकर चलो। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा के अंदर। अगर आप लोग बात करते हैं जो खर्चा था पहले, वो 54 से लेकर 70 लाख खर्च कर सकते थे कोई भी इंसान अपने इलेक्शन के अंदर में। तो यहाँ पर अभी डिपेंडिंग स्टेट, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ बड़े स्टेट है, कुछ छोटे स्टेट है, पॉपुलेशन किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, एरिया किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तो सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो 54 से जो 70 लाख था, इसको बढ़ाकर 70 से अभी 95 लाख कर दिया है। यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 1 करोड़ रुपए जो है वो इंसान यहाँ पर अब खर्च कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चीजें जो है वो एक्सटेंड की गई है। किसके लिए बोला मैंने? ये बोला मैंने लोकसभा के लिए। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में चुने जाते हैं सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। अभी यहाँ पर फिर आप लोग बोलोगे तो स्टेट के इलेक्शन है, उसमें भी कोई चेंज किया गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया गया। स्टेट थोड़े ना पीछे रह जाएगा, यानी कि हम थोड़ी ना पीछे रहेंगे ऐसे। जब सब जगह जब सेंटर में चेंज हो रहा है तो हमको भी साथ में लेकर चलो। तो ठीक है भैया, आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो आपको क्या है, पहले 20 से लेके 28 लाख तक आप लोग खर्च कर सकते थे। ठीक है, अब 28 से लेके 40 लाख तक यहाँ पर इसकी लिमिट बढ़ा दी है, वही स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की जा रही है आज की डेट में स्टेट के बारे में। तो दोनों जगह यहाँ पर चेंज किया गया है। तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को चीज देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें भी नजर आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं
ये लिमिट आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, खासकर उस साल में जब इलेक्शन देश के अंदर हो रहे हो। 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई और बोला गया कि कैसे कैसे चीजें करनी है। तो बोला गया चलो इनहेंस करते हैं यहाँ पर, तो इनहेंस कर दिया लगभग 40 लाख जो अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर अभी। ये लिमिट आप लोगों की उत्तर प्रदेश, इसी के साथ में उत्तराखंड और पंजाब के अंदर अभी अप्लाई की जाएगी। पर लेकिन जो छोटे स्टेट है जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, अब वहां थोड़ी ना इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर 28 लाख तक ही काम हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली लिमिट है 28 लाख, ऊपर वाली है 40 लाख, तो यहां पर 28 लाख में गोवा और मणिपुर का काम चल जाएगा। तो ये इसीलिए बोला गया वो कि क्यों बढ़ा दिए भाई साहब ये पैसे, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी, वैसे भी पैसे बर्बादी करते हैं इलेक्शन में, कोई ढंग की जगह तो यूटिलाइज किया नहीं जाता कि हेल्थ की जगह यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर एजुकेशन की जगह उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लोगों की लाइफ उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है कुछ दिनों के लिए तो लोगों को कुछ मजा आता है, पार्टी चलती है दबाकर और जिंदगी जो है सही डायरेक्शन में चलती है, तो वो कुछ दिनों के लिए सही होता है, ठीक है। अच्छा एक बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देश के अंदर जो हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, हर साल 2-4 राज्य के इलेक्शन होते रहते हैं, आप लोग क्या रहे हैं अगर एक ही साथ में सबके इलेक्शन हो जाएं, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, जनरल इलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर तो उस टाइम पर ही सारे राज्यों को भी इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाए, तो इसके बारे में आप लोग क्या राय है? क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, सारे जो अपोजिशन के जो सारे लीडर हैं, सब क्या करते हैं, अपना प्रचार करने जाते हैं, और करना भी पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है तो करना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या वो सब मिलकर अगर एक बार यहाँ पर अपना पूरा है एक जोश लगा ले, हाँ भैया जीतना है, ये करना है, उसके बाद में फिर क्या करें, उसके बाद में फिर अपना लगकर अपना काम करते रहे। पर लेकिन हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये भी लगता है कई बार कि अगर बीच बीच में ऐसे राज्य के इलेक्शन होते रहते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है अगर वो हार जाती है तो और अच्छे से काम करने लगती है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास में जरूर होने चाहिए, और पॉलिटी के अंदर ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी की थी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्यों बढ़ाया जा रहा है पैसा, इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि कॉस्ट जो है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, पहले जो महंगाई थी वो आज के डेट में जो महंगाई है, जो चीजें आप लोगों को मान लीजिए, जो चीजें आप लोगों को मान लीजिए आज से 5 से 6 साल पहले मिलती थी जो प्राइस में, आज भी उसी रेट में आप लोगों को चीजें मिलती हैं। इवन इंटरनेट का ही देख लो आप लोगों को तो अंबानी ने भी धोखा दे दिया, अंबानी ने और एयरटेल ने दोनों ने धोखे दे दिए। जो रिचार्ज होता था उसका प्राइस कितना बढ़ा दिया है, वो चीजें जो आप लोगों को फ्री में मिल रही थी अब सारे वसूले जाएंगे भाई साहब आप लोगों से। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सारी जो चीजें हैं वो एक आदत का खेल होता है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पर अगर आज के में बात करें तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके चलते यहाँ पर चीजें जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो पैसा भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, एक होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तो यहाँ पर जो काउंट किया जाता है वो किया जाता है CPI का, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट कुछ और बातें यहाँ पर जानते हैं। अब इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो खर्चा कहां पर होता है, ये तो बताओ सर कि खर्चा कहां पर हो रहा है। तो खर्चा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक तो है पब्लिक मीटिंग होती है, रैलीज होती है, एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों पर एक तरीके से पूरी एक जनता घूमती है अपने अपने प्रचार करने। तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो जो गाड़ी घूमेंगी सड़कों पर, वो रातों रात पूरे दिन वो हंगामे करती है, उनमें कोई ना कोई तो डीजल पेट्रोल डालेगा ना। जो बैनर लगते होते हैं, पंपलेट छपवाते हैं, कोई ना कोई तो छपवा के उनको लेकर आएगा ना। एडवर्टीजमेंट कोई ना कोई तो निकालेगा ना। पब्लिक मीटिंग जहां पर होगी वो एक स्पेस होगा, वहां पर चेयर आएंगी, कहीं ना कहीं से एक तंबू आएगा, पंडाल आएगा लगाने के लिए, तो कोई ना कोई तो पैसा देगा ना। तो सारा खर्चा आप लोगों के यहीं से ही निकल कर आता है कि हाँ इतना खर्चा आप लोगों को करना है। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एक है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं 1950 का, ठीक है। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं वो है 1951 का। तो इन दोनों एक्ट को जब आप लोग कंपेयर करके यहाँ पर देखोगे तो 1950 वाला तो लोगों के लिए है, कि हम जैसे लोग वोट डालने जा रहे हैं, किनकी एज हो गई, इलेक्टोरल को तैयार करना है, वो सारी चीजें। और जो 1951 वाला है ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, तो ये उनके लिए होता है, तो ये याद रखेगा। तो 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है उसका सेक्शन 77 जो है यहाँ पर, ये कैंडिडेट के जो अकाउंट एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बातें करता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर नॉमिनेशन की डेट है और जो रिजल्ट हो गया है उसके बीच में जो भी उसने यहाँ पर धांधलेबाजी की है, जो भी पैसा खर्च किया है, तो वो सारा बेसिकली लेखा जोखा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको काउंट करने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में क्या है यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो विद इन 30 डेज के अंदर में, ठीक है, तो सबमिट किया था कि क्या क्या उन्होंने खर्चा कर दिया, ताकि एक तरीके से काउंट किया सके कि ऐसे तो नहीं कुछ ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो सेक्शन 10A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है, तो इनकरेक्ट अकाउंट अगर कोई रहता है एक्सपेंडिचर जो बियॉन्ड द कैप्स अगर होता है, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, अप टू द 3 ईयर अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अप टू द 3 ईयर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो एक ऐसे प्रोविजन भी कुछ रखे हैं कि चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके। एक्सपेंडिचर की जो यहाँ पर एक तरीके से जो लिमिट आप लोगों को देखने को मिलती है,
तो यहाँ पर जो मनी यहाँ पर खर्च की जाती है, ठीक है, इलिजिट कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फालतू की चीजों में खर्च किए जा रहे हैं। अभी मुझे याद आ रहा है, एक बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तमिलनाडु के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पर क्या किया गया, लोगों के फोन रिचार्ज हो रहे हैं अपने आप ही, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में मॉर्निंग में सुबह जब न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर के अंदर लोगों को पैसे रख रख कर फेंके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही थी। तो ये सारी चीजें कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो इलीगल, जो इलेजिटिमेट, यानी कि जिसका कोई एक बेस नहीं है, जब वोटों को खरीदने की बात की जाती है तो तब ये दिक्कत देखने को मिलेगी। देखिए कभी भी जिंदगी में ना कुछ भी करना, अपनी वोट मत बेचना किसी को, क्योंकि अगर वोट बेच दी तो आप लोगों ने समझो कि अपना ईमान बेच दिया, और वो इंसान अब आप लोगों की जिंदगी में 5 साल आप लोगों की जिंदगी में बैठेगा और आप लोगों को बेसिकली कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लिमिट जो है वो कभी कभी बोलते हैं अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जितना यहाँ पर दिखाने को देखते हैं, हाँ इतनी लिमिट रख दी है, आप लोगों को कभी नहीं देखने को मिलेगा। छोटे छोटे से इलेक्शन में, गांव में इलेक्शन में अगर आप लोग बात करें, कई जगह प्रधान का इलेक्शन होता है गांव में, वहां पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बोला गया कि आप लोगों को 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो ये कंडीशन समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो आज की डेट में ऐसे भी गांव है जहां पर प्रधान के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो लिमिट है ये कहने के लिए है, बस रियलिटी में बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। बस वही है कि ऊंची दुकान फीके पकवान दिखाने के लिए, बस है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। तो ये सब चीजें हम जैसे लोगों को एक ये दिखाने के लिए किया जाता है काम कि हाँ देश ना सही डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छी चीजें हो रही है सारी, उन्हें अच्छी अच्छी दिखे, और वास्तव में बहुत जगह चीजें अच्छी भी हो रही है। तो हम लोग को चीजें थोड़ा बैलेंस बनाकर समझनी पड़ेगी, यानी कि चक्षु खोल के रखो कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में आप लोगों को पता चलता रहना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात की गई थी 2019 में, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि कैप होनी चाहिए इलेक्शन स्पेंडिंग में, यहाँ पर कि कैंडिडेट जो है वो अंडर रिपोर्ट करते हैं एक्सपेंडिचर को, यानी कि पूरा नहीं बताते हैं जो भी यहाँ पर खर्चा करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, अदर देन मिनिस्टर, यानी कि अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर या कोई भी यहाँ पर असेंबली के अंदर कोई भी अगर बिल प्रस्तुत किया जा रहा है और वो इंसान बिल प्रस्तुत कर रहा है जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोल देंगे। अब हो सकता है वो गवर्नमेंट का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर बेसिकली या फिर अपोजिशन का हो, तो कोई भी हो सकता है, पर लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होगा, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार ये स्टेटमेंट देंगे आप लोगों को, किसी एक ही स्टेटमेंट में डाल देंगे इसको उठाकर कि ऐसा भी कुछ आएगा। तो अगर ध्यान से सुनोगे और रेगुलर आप लोग चीजें करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग निकाल के ले जाओगे। इसी के साथ में यहाँ पर ऑल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो सबमिट करती है स्टेटमेंट इलेक्शन एक्सपेंडिचर का विद इन 90 डेज, कि जैसे कंप्लीट होते हैं इलेक्शन की, ये भाई साहब हम लोगों ने मजे लिए और यहाँ हम लोगों ने पैसा उड़ाया, तो सारा ब्यौरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पहुंच जाता है। फिर वो देखता है किसने बदतमीजी पराकाष्ठा के पार की है और किसने सही तरीके चीजों को हैंडल किया है, ठीक है। अभी यहां पर इसके बारे में बात करें, ये काफी कई सारी रिकमेंडेशन भी आई पास टू पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जब मैं एक बार पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा, जैसे मान लीजिए आज के में मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, अब मेरे पास में कोई इतना पर्सनल फंडिंग तो है नहीं कि मैं आसानी से यहाँ पर खर्चा कर सकूं, यहाँ पर दुनिया को एक तरीके से नहीं, जैसे नॉर्मल लोग खर्च कर रहे हैं, मेरे सामने मान लीजिए कोई अपोजिशन में होगा वो खर्च कर रहा है, मेरे पास में इतनी फंडिंग नहीं है और सामने वाले के पास में करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, वो पता चला सबको पैसे बांटता फिर रहा है, ठीक है। अब पता चला अब इलेक्शन में वोट डालनी है, तो आप लोग ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट जीत कर आएगा। जिनको लगता है कि हाँ यार कुछ काम कराना है अच्छे से, कि हाँ ये इंसान जो है थोड़ा एक तरीके से कुछ ढंग के काम कर सकता है सोसाइटी में, तो वो लोग तो चलो वोट दे देंगे, पर लेकिन जिनको ये लगेगा कि हाँ ये इंसान हमारी कास्ट का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, ये इंसान हमें पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, वो जो मतलब ये इंसान हम लोग को दारू नहीं पिला पा रहा है, तो वो सारी चीजें जो आप लोग को देखने को मिलती है, पार्टी नहीं दे पा रहा है, तो सारे लोग कहेंगे इसने वैसे तो कुछ कहने हमारे लिए इसको वोट देके करना ही क्या, तो सारे उसको वोट देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वोट जो है आज की डेट में भी हमारे देश में रिलीजन, कास्ट, पैसे के बेस पर यहाँ पर बिकती हुई आप लोगों को नजर आती है, लोग अपना इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है। और पॉलिटिशियन को भी ये चीज पता चल चुकी है कि जब लोगों का नेचर ही ये है तो हम क्यों माथापच्ची करें, जब लोगों को चाहिए नहीं है तो जो उनको चाहिए वो उनको देते रहो और जिंदगी को एंजॉय करते रहो। तो इसके चलते कई सारी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई और उसमें कई सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि यहाँ पर एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में पैसा नहीं है, सामने वाले के पास में दुनिया भर का पैसा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यहाँ पर रहा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए कई बार यहाँ पर ये बोला था कि पब्लिक फंडिंग जैसी भी चीजें होनी चाहिए, मतलब पब्लिक फंडिंग एक तरीके से इस तरीके से पब्लिक फंडिंग बोल सकते हैं, फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा बोला था कि एक स्टेट फंडिंग की बात की जाए। बेसिकली स्टेट फंडिंग मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसमें पैसा इकट्ठा किया जाए, गवर्नमेंट में फंड करे सब जाकर, ना कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को, और वहां पे जो भी फंड इकट्ठा हो जाए वो हर एक कैंडिडेट को उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हाँ ये कैंडिडेट जो है इसको इतना पैसा मिलेगा, और वो वहां से जाकर खर्चा करे कि हाँ इसमें से इतना पैसा खर्च करने हैं। तो इससे क्या होगा, जो एक सही इंसान है जो कुछ करना चाहता है रियलिटी में ग्राउंड रूट पे सोसाइटी में, तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर पाएगा। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंडिंग इंश्योर की जाए, एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो इसके चलते जो पब्लिक इंटरेस्ट में इंसान काम करता हुआ नजर आएगा। नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट फंडिंग है वो ओनली नेशनल और स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्हीं को फंडिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला फंडिंग लेने के लिए दुनिया भर की जो नहीं आज के पॉलिटिकल पार्टी कुकुर मुत्ते की तरह उगर के आ रही है, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। और फंडिंग जो है यहाँ पर ये एक तरीके से एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जिसको मिल रही है तो वो प्रॉपर वे में उसको यूज करें यहाँ पर, ठीक है। एक प्रॉपर वे में उसको एक फॉर्म के थ्रू यहाँ पर यूज किया जाए, फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए पार्टीज और कैंडिडेट्स को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से अगर रिकॉग्नाइज कर दिया तो यहाँ पर फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए उनको। लेवल प्लेइंग फील्ड जो शब्द बोल रहा हूँ इसका मतलब ये होता है यार, यानी कि सब कैंडिडेट के पास में कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लो कमीशन ऑफ जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर 1999 में, लो कमीशन ऑफ इंडिया की, इसने भी स्टेट फंडिंग के बारे में बात की कि डिजायरेबल यहाँ पर एक तरीके की चीज है। तो पॉलिटिकल पार्टी इसको प्रोवाइड करना चाहिए कि जो फंड ले रही है फ्रॉम अदर सोर्स, कई बार मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आ गई और उस पॉलिटिकल पार्टी को किसी एक कोई ऐसा है बिजनेस हाउस, कोई ऐसा है कोई एक नहीं कोई बड़ा कोई बिजनेस वाला है, उसने उसको भर भर के पैसा दिया, तो कल को पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, कोई डिसीजन लेगी तो उसके डिसीजन जो है उस पर्टिकुलर फंडिंग जो उसने दी थी वो बोलेगा तुझको उस टाइम पर इलेक्शन में पैसे भर भर के दिए थे ना, हवाई जहाज में घूमे थे तुमको, दुनिया भर के शाहजहां पे 6 सारे मजे तुमको दिलाए थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा, पॉलिसी जो बनाई जाएगी उन पॉलिसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा ताकि उसको फायदा देखने को मिले। तो ये इशू यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि किसी से अगर आप लोगों ने एक बार पैसा ले लिया तो भाई साहब वो आप लोगों के सर पर तो नाचेगा ही नाचेगा, क्योंकि उसका पैसा ले रखा आपने। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की वर्किंग कैसे चल रही है उसको रिव्यू करने के लिए 2000 में एक कमीशन बना कि संविधान जैसा बनाया था वैसा चल रहा है या फिर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें मेंशन की गई थी कि चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो उसके देखिए क्या होता है, हम लोग से आप लोगों को लगता है कि आप लोग पैटर्न टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, पूरा काम अच्छे चल रहा है, तो आप लोग भी सोचोगे अच्छा कैसे कैसे चीजें हो रही है, तो देख लेते हैं एक बार किधर सही है किधर गलत है। तो अपना आपको रिव्यू करते हो ना आप लोग भी बैठ के, हर सप्ताह आप लोग अपना आपको कम से कम रिव्यू करा करो। और सप्ताह तो बड़ी बात बता दी मैंने, हर दिन शाम को रिव्यू करो ना, आपको दिन कैसा रहा, जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था वैसा रहा या फिर झोल हो गया इधर उधर कुछ। इसलिए यहाँ पर इन्होंने भी जब रिव्यू किया, हालांकि इन्होंने आइडिया को तो सपोर्ट नहीं किया पर लेकिन बोला कि इससे पहले आप लोगों को पहले अगर स्टेट फंडिंग के कॉन्सेप्ट को अगर लेकर आना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। तो स्टेट फंडिंग जो है उससे पहले आप लोगों को कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को एक दायरे में आना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर पूरी क्लैरिटी होगी। डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है ऐसे ऐसे जब न्यूज में ज्यादा चीजें होती है ना, खासकर तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट करंट अफेयर का बैकग्राउंड आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में अगर आप लोग अच्छे से आइडिया रख पाएंगे तो कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोगों को लगता है, अगर देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है अगर चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है तो फीडबैक अपना जरूर दिया करो। फीडबैक देने के 3 तरीके हैं आप लोगों के पास में, जिससे पता चलता है यूट्यूब को कि वीडियो अच्छी है। आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वीडियो जो है वो सही है, तो इसके चलते यूट्यूब जो है फिर उसको सही ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 काम आप लोग जरूर किया करो, ओके। और इसी के साथ में टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहना। SLV पीडिया के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम में मैंने पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। डेली 2 आर्टिकल में यहाँ पर डालता हूँ जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में जो मेन चैनल है ये आप लोगों के सामने ही है, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को मिली जाती हैं जो PDF वगैरह है, और एक आंसर राइटिंग का ग्रुप हो गया। तो ये तीनों इस तरीके से मैंने बना दिए कि जैसे SLV पीडिया तो आप लोगों के लिए नोट्स के लिए होगा, कहीं भी आप लोग जा रहे हैं आराम से आप लोग खोल के फटाफट इनके ऊपर नजर डाल सकते हैं, जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। और बाकी का जो ये वाला हो गया यहाँ पर PDF और जो आप लोगों को लिंक जो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, और तीसरे वाला जो ग्रुप है उसमें आंसर राइटिंग आप लोगों की हो गई है। तो तीनों चीजें अलग अलग मैंने सेपरेट इसलिए कर दी ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, क्योंकि सारी एक जगह होती तो होच पोच हो जाती। तो यहाँ पर सब अपना आंसर पोस्ट करते हैं, जिसको आंसर देना है तो आप लोग उनके आंसर भी देख सकते हैं, खुद भी अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो कि आप लोग अपना बेसिकली स्टडी का पार्ट बना सकते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सेंट्रल एशिया के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो ये कंट्री जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है, ठीक है। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्या है बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, और कुछ अपनी कंट्री के साथ में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंपेयर भी करूंगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी और कई सारे आर्टिकल में यहाँ पर कवर किया गया, कई सारे न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उलट दिया गाड़ी वगैरह, बिल्कुल ना सड़कों पर उतरा है। अच्छा, मैं आप लोगों से थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर डिस्कस करना चाहूँ, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 1857 में क्रांति क्यों हुई थी। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसने पूरे देश को एक तरीके से कि हाँ लगा कि कुछ देश के अंदर हो रहा है, तो पूरे देश को एक बार जगा के रख दिया था।
तो सबसे यहाँ पर ऐसा नहीं था, कोई पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि चलती हुई आ रही थी और फिर ऐसा हुआ कि एकदम बवाल मच गया। ठीक है, इकोनॉमिक कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। एक तरीके से हमारी कंट्री की जो भी पॉलिसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता, हमारी एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दी, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एक तरीके से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग जो है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये नहीं अंग्रेजों के हिसाब से जो उनके द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है उसके एक हाथों की कठपुतली बन चुकी है। हमारी कंट्री में लोग जो है एक तरीके से भुखमरी के शिकार बन गए, कई सारे आप लोगों को ऐसे फेमाइन देखने को मिले, इसमें कई सारे जो है एक तरीके से लोगों की जान चली गई, भुखमरी के शिकार लोग सारे हो गए। सोल्जर के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर सोल्जर को क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली, जहां पर अंग्रेजों की बात आए उनके सोल्जर को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, हमारे सोल्जर को कम सैलरी दी जाती थी, उनको फायदे भी उनके सोल्जर को ज्यादा थे सिपाहियों के, हमारे सोल्जर को कम फायदे थे। इवन यहाँ पर अगर बात करें जो यहाँ पर कई सारी जो डलहौजी की जो नीतियां थी, ठीक है, हमारे देश में जो राजा रजवाड़े थे उनको काफी ज्यादा परेशान किया गया। ठीक है, जो आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुना होगा, उसमें क्या था, जिसके पास में खुद का अपना बच्चा नहीं है, जिसने किसी ने गोद ले रखा है, तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसी चीजें देखने को मिली। हमारे रिलीजन के साथ में इंटरफेयर किया गया। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इमीडिएट कोज में कई सारे ऐसे भी हैं कि जो बंदूकें यूज की जा रही थी उनमें गाय की और सुअर की जो चर्बी है वो यूज की जा रही थी। इसके चलते रिलीजियस जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरफेयर किया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, यातनाएं झेलते झेलते, मरते मरते, करते करते, पिटते पिटते ऐसा टाइम आ गया कि लगने लगा कि यार ये नहीं सुधरेंगे, ऐसे इनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहां पर उन्होंने जो है बिल्कुल हथियार उठाए और अपने अपने कोज के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे रीजन रहे कि ये फेल हो गया, उसके कि हाँ सबने मिलकर काम नहीं किया, एक नेशनल लेवल की लीडरशिप निकल कर नहीं आई, सब अपने अपने यहाँ पर लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जो सही पर्सन थे, जो एक लीडरशिप होना चाहिए था, वो सब साथ में निकल कर नहीं आए, कोई प्रॉपर एक सपोर्ट नहीं था, पैसे का भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो वो सारे ऐसे फेलियर के रीजन आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो दूसरा एक टॉपिक हो जाता है कि हाँ क्या क्या रीजन थे इसके फेलियर के। पर लेकिन एक बात तो ऐसी है कि एक बार को तो उलेड़ के रख दिया था यहाँ पर जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट है, उनको लगा कि अब तुम्हारा तख्ता पलट गया। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, अपनी जिंदगी में भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमेशा अपनी जिंदगी में ना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखो। नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, अगर कोई इंसान है अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको जीने दो, उसकी जिंदगी में आप लोग इंटरफेयर मत करो, उसकी जिंदगी उसको जैसे जीनी है उसको ऐसे जीने दो। जैसे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी हमारे देश की, तो नो फर्स्ट यूज है, यानी कि अगर कोई इंसान आप लोग की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको जीने देते हैं। पर लेकिन अगर वो आप लोग की जिंदगी में इंटरफेयर करे तो भाई साहब उसको उलट के रख दो फिर। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि इस इंसान की जिंदगी में अगर तूने उंगली की तो ये इंसान तेरी जिंदगी में घुस जाएगा सर देके। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए हमेशा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है आप लोग को छेड़ नहीं रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको जीने दो, पर किसी ने भी आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करा, फिर उसकी कहानी खत्म करो। ठीक है, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ एक इंसान है कि ये अपनी जिंदगी शांति में जीता है, पर लेकिन अगर कोई इसके अंदर इंटरफेयर करता है तो फिर भाई साहब ना ये ज्वालामुखी बन जाता है। ठीक है, तो फ्लावर नहीं समझना, फायर है फायर, तो वो वाली बात होनी चाहिए फिर। ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए। यही हमारी पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी। हम लोग किसी के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे, पर किसी ने एक बार बॉम्ब गिरा दिया ना भाई साहब, उसको नक्शे में से खत्म कर देंगे। तो जिंदगी में आप लोग भी अपनी पॉलिसी रखिए, सबके सामने आप लोग एक तरीके से फॉलो कीजिए अपनी पॉलिसी है कि किसी को छेड़ना नहीं है, और किसी ने छेड़ दिया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। तो यही चीजें हमेशा देखने को मिलती है लाइफ में, अगर आप लोग अपनी जिंदगी को शांति में जीना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सामने वाले को पता होना चाहिए ना कि इससे डिस्टेंस बनाकर रख, इसकी जिंदगी है, इसको आराम से जीने दे, तो ये कुछ नहीं करना है। तो उस टाइम पर जब होता है तो फिर होता है फिर रिवोल्ट, यहाँ पर जब बहुत ज्यादा जिंदगी में कोई इंटरफेयर करने लगता है। तो हुआ क्या, यहाँ पर कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर का आप लोग को ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा, वहां पर गैस देखने को मिलेगी। तो वहां पर लोग जो है अपनी जिंदगी को आराम से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी लो प्राइस है। हमारी कंट्री में गैस का सिलेंडर अगर पूछ लूं कितना है, कि आप लोगों को पता है गैस के सिलेंडर का प्राइस बताइए। ठीक है, 900 से 7,000 के बीच में देखने को मिलेगा आई थिंक। आप लोग बताइए क्या प्राइस चल रहा है एग्जैक्टली। तो ये अभी क्योंकि एग्जैक्टली आज इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, पर हाँ ये इसी के आसपास में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसके मुद्दे से आप लोग क्या चीजें समझ सकते हैं, इसके बेस पर आप लोग ये चीजें समझ सकते हैं कि आज की डेट में हमारे देश में पहले जो यहाँ पर एक बार ऐसा लगता है कि 800, 600, 700 के करीब मिलता था, अब ये 900 हो गया, 300 बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो है उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है चल रही है चीजें, आराम आराम से चीजें बढ़ रही हैं, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पर लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर जैसे ही प्राइस बढ़ गया लोग जो है सड़कों पर उतर आए और भाई साहब तख्ता पलट दिया गवर्नमेंट का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इतने लार्ज स्केल पर चीजें हो गई। तो ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी लंबे समय से एक जोन को एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों ने उसके अंदर इंटरफेयर कर दिया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर हाई हुए, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस हाई हो गए तो एकदम तुरंत रिवोल्ट हो गया। तो 1857 क्रांति का ऐसे थोड़ा ना कोई एक उसने काम किया उसी से रिवोल्ट हो गया, नहीं, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में भी चल रही होगी ना, तो क्या होगी उसके बारे में भी समझेंगे। अभी यहाँ पर जो कंडीशन हुई ये काफी ज्यादा खराब हो गई यहाँ पर, और रशिया के द्वारा जो फोर्स है उसके द्वारा जो लीड की जाती है वो फोर्स यहाँ पर उतार दी गई कंट्री के अंदर लाकर। तो एंटी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए काफी लार्ज स्केल पर।
काफी कुछ यहाँ पर चीजें देखने को मिली। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले बायलैटरल टॉक के साथ में भी बातें कर रहे थे, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के साथ में उनके डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश में आए थे। तो हमारे रिलेशन भी आप लोगों को अच्छे खासे इनके साथ में देखने को मिल जाएंगे। अभी रीजन क्या है इतने सारे लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए, सड़कों पर उतरे? तो कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो यह कि फ्यूल प्राइस जो है वो डबल हो गए। मान लीजिए 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो 20 रुपए का हो गया। हालांकि जितने भी डबल भी हुए होंगे वो फिर भी हमारी कंट्री के कंपेयर में बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उनकी कंट्री के कंपेयर में वो ज्यादा है। यानी कि हमारे देश में तो वो बहुत ही ज्यादा प्राइस है, लेकिन उनके देश में तो वो है ना बेसिक। उनके तो वही बात हो गई कि गांव में जाओगे अगर आप लोग, गांव में आप लोग गुड़ खाते हो, ठीक है, गांव में आप लोग घर का दूध मिलता है। अगर कोई बोलने लगे जो घर का दूध आप लोग फ्री में पी रहे हो, उसके डेली अगर बात करें 1 गिलास के 15 रुपए आप लोग को देने हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे ये क्या ड्रामा है, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन रियलिटी में वो फ्री में नहीं होता है, उसकी कॉस्ट रहती है। आप लोग की मम्मी पापा जो काम करते हैं खेतों में कमा के लेकर आते हैं, फिर उसके बाद में गाय को भैंस को चारा खिलाया जाता है, फिर मम्मियां दूध निकालती हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है मीठा डाल के, तो पूरा प्रोसेस चलता है। उसकी कॉस्ट बाहर अगर आप लोग आओगे सड़कों पे देखा होगा ना, दूध के गिलास मिलते हैं, जरा जरा सी कुल्हड़ मिलती है छोटी छोटी सी वो, और वो भी आप लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए तक भी देते हैं ना ऐसी। तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि हर एक इंसान अगर ये एक प्रिपरेशन के जोन में जाता है तो इनसे होकर गुजरता है। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर नॉर्मली मैं चाय वगैरह तो नहीं पीता था, पर हाँ ये इस तरीके से कुल्हड़ का दूध वगैरह है, ये मुझे काफी टेस्टी लगता था। तो ये एक मेरा पैटर्न बन चुका था जिंदगी का, ठीक है। ये हो गया नारियल पानी, हो गया भुट्टे, हो गए, ये सारे मेरी जिंदगी के पार्ट हुआ करते थे। भुट्टा हो गया और बाकी बनाना हो गया। बनाना भी काफी लंबे समय तक मेरी एक पेट डाइट रहा है, जिसको मैंने काफी लंबे समय तक नहीं कि रोटियों का अल्टरनेटिव बना दिया कई बार। तो मैंने सुना रोटी नहीं खाते यार, ठीक है, केले खाते हैं, भुट्टे खाते हैं, तो ऐसी चीजें चलती हैं। तो इससे हेल्दी हो जाती है चीजें और आप लोग सही डायरेक्शन में चीजों को एंजॉय भी कर पाते हो। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर जैसी चीजें बढ़ गई तो फिर यहाँ पर बवाल होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना अपने गाड़ियां जो होती हैं, आप लोग गाड़ी में सिलेंडर जो रख लेते हैं कि गैस का सस्ती है चलो काम चलेगा, तो जो नॉर्मली पेट्रोल डीजल के कंपेयर में जो एलपीजी है वो काफी सस्ती है, तो उसको यूज किया था गाड़ी में, पता चला गैस का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो लोग जो है वो यहाँ पर दिक्कत में आ गए, तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। और खासकर एक ऐसी सिटी में जिसको एक तरीके से ऑयल सिटी बोला जाता है, वहां पर प्राइस बढ़ जाए। यानी घर में मुझे अब भी याद है, मतलब कि एक तरीके से कि गांव में मतलब मेरे जो ननिहाल है मेरा, वहां पर क्या होता है वो बेसिकली आसपास में बहुत सारे खरबूजे, तरबूज, ये कचरी वगैरह ये सब चीजें हुआ करती थी। तो वहां पर टोकरे नहीं, बड़े बड़े टोकरे आया करते थे भर भर के सर पे रख रख के बेचने के लिए। तो जब छोड़ा था मैं तब की बात है, तो उस टाइम पर हम लोग टोकरे खरीदा करते थे कि 15 रुपए में एक टोकरा खरीद लिया, इसमें खरबूजे भी हैं, तरबूज भी हैं, कचरी भी हैं, ठीक है। तो सारा खरीद लिया और फिर यहाँ पर बेसिकली पैसे दे दिए, उसको चला गया। पर लेकिन आज के डेट में क्या है भाई साहब, 20 रुपए 25 रुपए में एक फल नहीं मिलेगा आप लोगों को। उस टाइम पर पूरा का पूरा टोकरा वो बेसिकली खरीद लेते, पूरी बकेट खरीद लेते वो। आज के डेट में एक पर्टिकुलर फ्रूट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो उस टाइम पर अगर कोई बोले हमको कि एक तरबूज मिलेगा तुमको 15 रुपए का, तो कोई लेना कि पूरा का पूरा टोकरा खरीद ले इतने में, तो हम तुम एक तरबूज दोगे इतने में, तो वाली बात है। तो यहाँ पर जहां फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं, वहां पर एक बहुत ही लो कॉस्ट पर मिल रही है, वहां पर प्राइस बढ़ जाए उस चीज का। तो उसके चलते पहले भी यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर लगभग 16 जो ऑयल वर्कर थे प्रोटेस्ट करते हुए उनकी पुअर कंडीशन देखने को मिल रही थी 2011 में। यहाँ पर उस टाइम पर भी कई सारे जो लोगों की जान गई थी। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि टाइम टू टाइम चलती रहती है। पर अब की बार का जो प्रोटेस्ट है वो कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया, जो कि इनकी हिस्ट्री का भी काफी ताकतवर प्रोटेस्ट यहाँ पर ये माना जा रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पर, ये इसकी जो अपराइजिंग इतनी लार्ज स्केल पर होगी, एक ऑटोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि 1990s में यहाँ पर यूएसएसआर से निकलकर कई सारी कंट्री बन गई, उसमें से कजाकिस्तान भी एक कंट्री थी। और ये एक ऐसी कंट्री है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जितनी भी कंट्री यहाँ पर निकली थी। यानी कि रशिया के बाद में सबसे बड़ी कंट्री थी वो थी कजाकिस्तान, ठीक है। और यहां पर तब से लेके अब तक का एक इंसान ने रूल किया है, नूर सुल्तान। तो लगभग अगर बात करें तब से लेके अब तक का लगभग 3 डेकेड हो गए इसको यूज करते हुए। 2019 में गया, 2019 में छोड़ के गया, पर उसके साथ में अपना एक पेपेट, अपना तोता बैठा गया। अब वो बिल्कुल लगा नहीं, लोगों को चेंज हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यार पुरानी एक तरीके से कि एक पुराने एक नए गिलास में पुरानी जो होने कहते क्या बोलते हैं, नए गिलास में पुरानी दारू मिलाकर पिला दी, ठीक है। गिलास नया होगा पर लेकिन जो है चीजें पुरानी मिलाई जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इंसान नया आ गया पर पैटर्न पुराने फॉलो किए जा रहे हैं। तो ऑटोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जब 1% जो है उसके हाथ में कंप्लीट पावर आ जाती है, उसको आप लोग ऑटोक्रेट बोल देते हैं। यानी कि इसी एक इंसान है, ठीक है, ए नाम का, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा जज है, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वही आप लोगों को देख लेगा पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला है, वही आप लोगों को देख लेगा आरबीआई का गवर्नर है, वही सारी चीजें करता हुआ नजर आता है। तो एक ही इंसान के अंदर सारी पावर हो जाती है, तो वहां पर ऑटोक्रेटिक चीजें हो जाती है। पुराने टाइम पे सारे राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे वही आप लोगों को देखने को मिलेगा, रूल किया करते थे, शासन, वही जुडिशरी का भी काम किया करते थे, उन्हीं के अंडर में सारा रिवेन्यू हुआ करता था। तो यानी कि सारी चीजें उसी के अंदर थी। तो जिन थे पूरे कि एक तरीके से घिस लो अपना, और
अलादीन का चिराग घिसा और बाहर निकल गए, तो सारी चीजें उन्हीं के अंडर में थी। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी काफी ज्यादा लोग जो है वो टेंशन में आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, एलपीजी के जो प्राइस है वो लो होने चाहिए। तो इसके चलते जो प्राइस जो इंक्रीज हुए, तो लोगों के देखिए अगर सामान कोई आप लोगों को तमिलनाडु से जम्मू एंड कश्मीर में लेकर जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जाने के लिए वहां पर डीजल लगेगा, तो उसका किराया भी यहाँ पर लोगों से वसूला जाएगा, तो सारे फूड के प्राइस भी फिर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है, सारी चीजें। और लोगों की जो इनकम है वो इनकम इनइक्वालिटी हो गई, अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं, तो ये भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। लगता है ना कि एक इंसान पड़ोसी जो है वो भाई साहब गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पर है कि अपनी मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल दिलाने के पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो इंसान को थोड़ा लगता है कि ये कर क्या रहा है यार, तो ये सारी चीजें समझ में आती है। तो इसके चलते लोगों को और रोज होने लगता है कि हाँ कैसी जिंदगी चल रही है, पता चला किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दबा के वहां पर घूस खा रहा है, ठीक है, तो सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो 9% हायर था पास्ट में अगर बात करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो उनके द्वारा कई सारी बातें यहाँ पर बोली गई। तो जिसमें सबसे पहले चीपर फ्यूल प्राइस जो है ओनली एक टिप थी, जैसे मैंने बोला ना जब यहाँ पर हमारी कंट्री में 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें जो यहाँ पर जो गाय का जो चर्दी, सुअर की जो चर्दी की जो बात आई रिलीजन के नाम पर, वो एक स्टार्टिंग का पॉइंट था, उससे पहले और ज्यादा खाने खराब हो चुकी थी, तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राइजिंग हुई यहाँ पर, तो इनकम इक्वलिटी, तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी लोगों को देखने को मिलेगी, ऑथोराइजेशन काफी ज्यादा है, वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, लोगों को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, अपनी अपनी दादागिरी चल रही है यहाँ पर। और इसी के साथ में गवर्नमेंट जो है हरकतें बदतमीजी तो यहाँ कर रही है, टेररिस्ट बोल दिया उनको भाई साहब, यानी कि तुम टेररिस्ट हो, ये बातें बोल दी उनके द्वारा। और इसी के साथ में जो रसिया है वो आकर एंट्री मार गए यहाँ पर, कि यहाँ पर रसिया के द्वारा जो लेड जो मिलिट्री ग्रुप है उसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, वो आकर यहाँ पर उसकी एंट्री करवा दी। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक तरीके से लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एक तरीके से कोशिश की जाती है कि उनको दबाया जाए, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से इमरजेंसी लगाया जाए, ब्लॉक कर दी सारी सोशल मीडिया साइट, सारे ऐप जो है उनको ब्लॉक कर दिया। तो एक तरीके से अगर ऐसी चीजें हो जाती है तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आता है, फिर यानी एक तरीके से वैसी फ्रस्ट्रेट है, वैसी टेंशन में ऊपर से ऐसी हरकतें कर दो। तो पब्लिक का जो प्रोटेस्ट है विदाउट परमिट ऑलरेडी यहाँ पर एक तरीके से इलीगल कैटेगरी में था, पर लेकिन इसके चलते और ज्यादा लोगों को गुस्सा आने लगा। तो जो गवर्नमेंट की इसके चलते जो रिएक्शन आई, तो उनको लगा कि अब चीजें ज्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, अपना कैबिनेट था उसको डिसमिस कर दिया, जो पार्लियामेंट थी उसको डिसोल्व कर दिया, नए इलेक्शन के बारे में अभी सोच रहे हैं आगे चलकर। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें लगा कि उनको करना पड़ेगा, पर लेकिन ये भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इससे सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, और भी यहाँ पर काम करने पड़ेंगे। लोगों को लगना चाहिए कि रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर चेंज हो रहा है, यानी कि आप लोगों की हरकतें जो है वो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएन या फिर यूएस, यूके, फ्रांस, वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है वो शांति में चलती रहे, ज्यादा वायलेंस न बढ़े। इंडिया जो है वो मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, और जो भी यहाँ पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको वहां से कैसे निकाला जाए, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। कजाकिस्तान जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्यों, आज के में बात करें, काफी ज्यादा ये यूरेनियम रिच रिसोर्स कंट्री है। हमारा देश जो है वो यहाँ से यूरेनियम लेकर आ सकता है और हमारी कंट्री में एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर बनाने में। इसी के साथ में हम लोग यहाँ से ऑयल खरीद सकते हैं, हम लोग गैस खरीद सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और चाइना का इस रीजन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारी कंट्री कंपेयर में, हमारी कंट्री का तो कुछ भी नहीं है, हमारी कंट्री के कंपेयर में डबल ट्रिपल आप लोगों को चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हम लोग भी यहाँ पर इंटरेस्ट अभी दिखा रहे हैं कुछ दिनों से। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट अगर कोई पूछे लैंडलॉक कंट्री क्या है, बिगर देन द पूरे यूरोप से, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी कजाकिस्तान, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज 3% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, वो कोयला और गैस, वो आप लोगों को इसी के अंदर देखने को मिलेगा। टॉप जो ग्लोबल प्रोड्यूसर है यहाँ पर यूरेनियम का, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहीं से निकल कर आते हैं, जो कि जंप अभी प्राइस में हुआ 8% आफ्टर अनरेस्ट यहाँ पर, इसकी वजह से दुनिया को दिक्कतें होगी। अब यहाँ पर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर भी इसको बोलाते हैं, यानी कि बिटकॉइन जो निकाले जाते हैं यहाँ पर। देखिए बिटकॉइन निकालने के लिए ना एक बड़ा सिस्टम आप लोगों को तैयार करना पड़ता है। नॉर्मली चाइना में काफी लार्ज स्केल पर ये चीज चल रही थी, जैसे चाइना ने इसको बंद किया तो चाइना से जंप मारकर लोग जो है यहाँ पर कूद गए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हुई यहाँ पर पूरे देश के अंदर में, तो बिटकॉइन जो रहता है उसके लिए इंटरनेट लगता है, पूरा सिस्टम लगता है, वो आराम से चीजें चलती रहती है, काफी बड़े सिस्टम के द्वारा तैयार किया है, तो काफी एनर्जी लगती है उसके अंदर में। तो बिजली और इंटरनेट के जाते यहाँ पर बिटकॉइन का बनना स्टार्ट हो गया, तो उसके चलते भी बनना बंद हो गया, उसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मेनली मुस्लिम रिपब्लिक विद लार्जर रशियन माइनॉरिटी, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को पता है क्योंकि रसिया यहाँ पर पहले रसिया का पार्ट था, तो रशियन माइनॉरिटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी मुद्दा है अभी यहाँ पर। कंट्री जो है यहाँ पर अगर बात करें आज के में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो दिक्कत देखने को मिलेगी, तो जहां पर अनस्टेबल रीजन है वहां से प्रॉब्लम निकलकर आने लगती है। रसिया जो है आज के में एक अलग गेम खेल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिला था कि यूक्रेन में क्राइसिस हुआ 2014 में, जब से क्रीमिया हड़पा। बेलारूस जो है यहाँ पर ये रसिया का लंगोटिया यार है, क्योंकि वहां पर जो लुकाशेंको है
वो जब से रूल कर रहा है, जब से रसिया से अलग हुआ बेलारूस। अभी रसिया जो है यहाँ पर उसके द्वारा एक यहाँ पर ग्रुप बनाया गया था जिसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और बोलते हैं कि ये रसिया का नेटो है। ये क्या करते हैं यहाँ पर, जो कंट्री यहाँ पर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये माना जा रहा है कि रसिया फिर से अपना आपको यूएसएसआर बनाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर जहां पर भी इसके जो ग्रुप टूट कर अलग हुए हैं, वो चाहता है इसको फिर से मिलाकर एक पर्टिकुलर यूएसएसआर बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम पर इकोनॉमिक खस्ता हालत इतनी हो गई थी कि सब कंट्री छोड़ चली गई, तो फिर से ये अपने आप को उसी जोन में लेकर आना चाहते हैं। तो रसिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पावर जो है वो इसके हाथ में आ जाए। अभी यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए फिर झक मारेगा क्या बैठकर? नहीं। अमेरिका जो है वो एनर्जी के कंसर्न को लेकर काफी ज्यादा वो है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी भी काफी ज्यादा जो यहाँ पर वेस्टर्न जो कजाकिस्तान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो भी आने वाले टाइम में यह है कि यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो हालांकि ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कजाकिस्तान में, जैसा वो यहाँ पर बेलारूस में और इन सब चीजों में लेती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चीजें इस तरीके से निकल गई और रसिया की फोर्स भी पहुंच गई और ज्यादा इतने इशू नहीं बना जितना नॉर्मली बनना चाहिए था। तो ये आप लोगों को दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को इंपोर्टेंट हो जाती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, और दूसरी कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन रहते हैं उसके साथ में भी आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यूएस सी ड्रैगन 2022, यूएस सी ड्रैगन 2022। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें अभी रिसेंटली इंडिया की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी, कनाडा की नेवी, जापान की नेवी, साउथ कोरिया की नेवी, ये पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर अपना अभ्यास आप लोग करती नजर आएगी। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आप लोगों को पता है ऑलरेडी क्वाड का पार्ट है, जिसको क्वाड ग्रुप आप लोग बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नॉर्मली इसको बोला जाता है, और ये मालाबार एक्सरसाइज का भी पार्ट है। देखिए पनडुब्बी जो है ना आज के डेट में ये काफी खतरनाक होती जा रही है हमारी कंट्री में। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसको बेसिकली अभी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, और ये बोला गया कि पब्लिक में उसके बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में नॉर्मली देखिए आज के डेट में अगर अब आप लोगों को पनडुब्बी को यूज करना है, नॉर्मली क्या करती है पनडुब्बी जैसे हमारी कंट्री की बाउंड्री है, तो हमारी कंट्री की बाउंड्री के आसपास वाले एरिया में यहाँ पर पनडुब्बी आप लोगों को नजर आएगी, मतलब नजर नहीं आएगी, वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करती है। कल को चलकर कोई जहाज आता है हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो नीचे से यहाँ पर मिसाइल छोड़ी और उड़ा दे उसको। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जरूरी यहाँ पर यह है कि हम लोग इसमें ताकतवर होने चाहिए अगर अपनी सिक्योरिटी को अपनी कंट्री को ढंग से लेकर चलना चाहते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सी ड्रैगन जो यूएसए के द्वारा लीड की एक एक्सरसाइज है और एंटी सबमरीन है। कल को कोई हमारी कंट्री के आसपास में लाकर पता चला यहाँ पर पनडुब्बी लाकर खड़ी कर दी तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक एनुअल एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। सिग्निफिकेंस ये है कि कैसे हम लोग एक दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाइना की इंडियन ओशन में जो हरकतें बढ़ रही हैं उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और हमारी कंट्री का यहाँ पर अगर बात करें तो एक प्रोजेक्ट है जिसको P8I भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में कैसे हम लोग चीजों को अपनी कंट्री में जो एंटी सबमरीन चीजों को अपनी कंट्री में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आगे लेकर चलते हैं। देखिए मुद्दा ये रहता है कई बार यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर चाइना की हरकतें देखने को मिलती है, तो उसको टैकल करने का भी कोई ना कोई इलाज होना चाहिए ना, तो उसी को यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यार इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी जो है मैंने आप लोगों को बोला भी था कि थोड़ी सी चीजें मतलब एक तरीके से, तो कल का लेक्चर पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्विज विज के साथ में एक पैटर्न में आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलेगा। फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को बुरा लगता है तो आप लोग यार फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोग मतलब मेरे मार्क्स काट सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोगों के पास में बेसिकली ऑप्शन रहता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं फीडबैक आप लोगों का क्या है। इसी के साथ में मॉर्निंग में जो उठ रहे हैं उनको तो सैल्यूट है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए, अपने सेहत का भी ध्यान रखिए और एक्सरसाइज जरूर किया करो थोड़ा। ठीक है, कोशिश क्या करो कि 6 बजे अपना उठ जाओ। ठीक है, 6 बजे उठ के अपना थोड़ा फ्रेश हो लो, अपना थोड़ा सा कुछ पानी वानी पियो गर्म करके, उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना करना हो 10-15 मिनट अपना अगर थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो बैठ के, और फिर एग्जैक्ट 6:30 बजे जो है बैठकर अपनी वीडियो देखो। ठीक है, इससे क्या रहेगा, एक सही पैटर्न में आप लोग अपने आप को लेकर चल पाओगे। सजेशन है, बाकी यार करोगे तो आप लोग वही जो आप लोग को अच्छा लगता है, ये जस्ट एक सजेशन है, अगर अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखो। कल जो है मेरा भी गला जो है वो जाम हो गया था, बेसिकली 2 दिन से बारिश कंटिन्यूअसली धड़ाधड़ हो रही है, ऐसा लगता है कि पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो यहीं पर आकर बैठ गए। ठीक है, तो चीजें बहुत सारी हैं, चलती रहती हैं, सेहत का ध्यान रखोगे तो सारी चीजें अच्छी चलती रहेंगी, वरना दिक्कतें आएंगी। ठीक है, किसी की जिंदगी में अपना इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करते रहो, यही पैटर्न आप लोगों का होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और सारी चीजें टेलीग्राम पर मिली जाती हैं, उस पर आप लोग कनेक्ट रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।